हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रहता है डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली, यूनिट 10 हमारी चल रही है। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहले जानते हैं कि मोड ऑफ अमेंडिंग, कि अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर रहता है हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस तरह से जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें प्रोवाइड किया है कि अमेंडमेंट किस तरीके से होएगा, किस तरीके से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये बोला है कि यहां पर प्रोवाइड किया गया है अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर। ठीक है, एक फॉर्मल मैनर में हम किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बोले इसी के पर्पज से जो है वो अमेंडमेंट का एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 368। ठीक है, और इसके अलावा हमारे अमेंडमेंट मोड की 3 कैटेगरीज जो है वो हमें बताई गई कि हम अमेंडमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो बोले पहले तो क्या है कि सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, फिर स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, फिर स्पेशल मेजॉरिटी अलोंग विद द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कहीं कहीं जो है वो कई ऐसे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट करने की। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट करने की, और कुछ एक ऐसे प्रोविजन है जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जो है वो रेटिफिकेशन बाय स्टेट भी जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, बोले कि जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी सिंपल मेजॉरिटी जो बताई गई है, ठीक है, तो ये जो है वो आर्टिकल 368 के प्रीव्यू में नहीं आती है, आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 368। बट हम जब बात करें सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी की, स्पेशल मेजॉरिटी की एंड स्पेशल मेजॉरिटी अलोंग विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, इसकी बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 368 के दायरे में आता है। ठीक है, और वेरियस अदर प्रोविजन है जिसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोला अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, कि हम अमेंडमेंट किस तरीके से कर सकते हैं बाय द सिंपल मेजॉरिटी। तो बोले जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, तो आर्टिकल जो है वो कैन बी अमेंडेड इन दिस, बोले कुछ एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उनको अमेंड किया जा सकता है बिल्कुल आपकी सिंपल मेजॉरिटी से, जहां पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि ऑर्डिनरी लॉ को पास करना हो बाय द सिंपल मेजॉरिटी, तो वो कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोविजन दिए गए कि यदि आपको सिटीजन के कुछ मामले हैं जहां पर आर्टिकल 5 to 11 में कुछ अमेंडमेंट करना है, या आर्टिकल 169 में एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करी गई है, मतलब ये सब जो प्रोविजन दिए गए ना, यदि इन सभी मामलों में यदि आपको अमेंडमेंट करना है तो आप कर सकते हो बाय द सिंपल मेजॉरिटी। और ये भी बोला गया है कि ये जो दीज आर्टिकल स्पेशली बोला है इन सब में जो अमेंडमेंट की जाएगी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से जब अमेंडमेंट की जाएगी तो ये इनको एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ प्रोसीजर, जो कि प्रेस्क्राइब्ड किया गया अंडर आर्टिकल 368 की। ये जो प्रोविजन है, जैसे हम बात करते हैं कि बोले नंबर ऑफ अदर प्रोविजन, यहां पर नंबर ऑफ अदर प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड किया जाता है बाय द सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, की दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो इन प्रोविजन को आउटसाइड रखा गया है द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ये प्रोविजन कौन कौन से, तो सबसे पहले बोला कि आपको यदि एडमिशन करना हो और स्टैब्लिश करना है न्यू स्टेट को, कि आप कोई ऐसा न्यू स्टेट बनाना चाहते हो और स्टैब्लिश करना चाहते हो नया स्टेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल से सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो आप उसको अमेंड कर सकते हो। फॉर्मेशन करना होएगा नए स्टेट का, न्यू स्टेट आपको बनाना है, ऑल्टर करना है उसके एरियाज को, उसकी बाउंड्री को, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज करना है, तब भी आप जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो बोले सेकेंड शेड्यूल में जितने भी अमेंडमेंट दिए गए ना,
आपको उसमें चेंजेस करना है, उसमें यदि आपको ऑल्टर करना है तो उससे भी आप सिंपल मेजोरिटी से जो है वो अमेंड कर सकते हैं। अलायंस प्रिविलेजेस एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्पीकर एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनके अलायंस में कुछ चेंजेस करना है तब भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। quorum in parliament है, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रूल ऑफ प्रिस्क्राइब रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट है, तो इसमें भी जो है वो सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। Privileges of Parliament, its member and its committee, use of English language in Parliament and number of judges को increase करना है, या जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। और तो इन सभी मामलों में सिटीजनशिप किस तरह से एक्वायर करनी है, किस तरह से उसका टर्मिनेशन होगा, किस तरह से एक्विजिशन होगा, तो ये सब मामले जो है वहां पर सिंपल मेजोरिटी से क्या होगी, अमेंडमेंट हो सकती है। यदि इलेक्शन का मामला है, यदि इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, या डीलिमिटेशन करना है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, निर्वाचन क्षेत्र को, ठीक है, या यूनियन टेरिटरीज को, एंड 5th and 6th शेड्यूल में जहां पर बात करेगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की, या 6th शेड्यूल में जहां पर बात करेगी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, इन सभी मामलों में आप जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हो बाय द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी किस तरह से होती है। तो बोला है कि आर्टिकल, कुछ एक आर्टिकल है जिसमें आप अमेंडमेंट करो तो वो स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो अमेंडमेंट की जाती है, ठीक है, और वो अमेंडमेंट की जाएगी, ये सभी जो है वो आर्टिकल 368 के दायरे में आते हैं। यहां पर बोला ऑल अमेंडमेंट एक्सेप्ट दोज रेफर, मतलब सारी की सारी अमेंडमेंट जो कि, ठीक है, जो कि आर्टिकल की फर्स्ट कैटेगरी, सिंपल कैटेगरी, सिंपल मेजोरिटी से जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट होगी उस कैटेगरी में नहीं आती है, जो कि आपकी थर्ड कैटेगरी में नहीं आती, वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी से जो है उन सभी प्रोविजन में क्या होगा, अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए होगा, 2/3 मेजोरिटी मेंबर की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है, ठीक है। यहां पर बोला कि मेजोरिटी ऑफ प्रोविजन, यदि किसी कुछ एक ऐसे आर्टिकल है जहां पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, स्पेशल जो है वो मेजोरिटी चाहिए होगी अमेंडमेंट करने की, तो उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, कि टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल मेंबर हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, जिस भी हाउस में, जहां जो भी उसको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उनका 50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और एट प्रेजेंट जब वो पास हो रहा है, वो रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उसका 2/3 मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग से जो है वो पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये होती है स्पेशल मेजोरिटी, जहां पर 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है, तो वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी मेंबर एंड हाउस, जो 2/3 मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो 2/3 में उसकी मेजोरिटी चाहिए। अब यहां पर बात करेंगे तो टोटल मेंबरशिप का क्या मतलब है। यहां बोला टोटल मेंबरशिप का क्या मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर बताए गए हैं, कंप्राइज हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर इज वैकेंसीज एंड अब्सेंटी, ठीक है, कि बोला है कि भले ही वो या तो की वैकेंसी जो है वो अनफिल रही गई हो या वो अब्सेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बट जितने भी मेंबर, मतलब जितने जो जिस भी हाउस में आप जो है उस रेजोल्यूशन को भेज रहे हो, मतलब जो रेजोल्यूशन पेश कर रहा है, जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां टोटल तो जितने भी उसके मेंबर है, ठीक है, टोटल मेंबर का 50% से ज्यादा होना चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग से जो है वो पास होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोला कि स्पेशल मेजोरिटी में रिक्वायर ओनली होती है वोटिंग एट अ थर्ड रिगार्डिंग स्टेज, ठीक है, और थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल, ठीक है, बट द वे ऑफ अमेंडमेंट क्वेश्चंस एंड स्पेशल मेजोरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। यहां पर बोला कि कुछ एक प्रोविजन यहां पर बताए गए हैं जो कि आपकी सेकंड कैटेगरी, मतलब जो जिसमें अमेंडमेंट होगी बाय द स्पेशल मेजोरिटी, यहां पर बताया गया। पहला तो बोला कि फंडामेंटल राइट, यदि आपको फंडामेंटल राइट में के प्रोविजन में यदि अमेंडमेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो उसको अब अमेंड करोगे। साथ ही साथ बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यदि आपको अमेंडमेंट करना है तब भी आप क्या करोगे, स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो अमेंड करो। इसके अलावा बोला कि ऐसी कैटेगरी, ऐसे जो प्रोविजन जो कि आपके फर्स्ट कैटेगरी सिंपल मेजोरिटी में नहीं बताए गए, जो कि आपकी थर्ड कैटेगरी स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट बाय द स्टेट रेटिफिकेशन, उसमें नहीं बताए गए, वो सारे के सारे आपके सेकंड कैटेगरी में आएंगे, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से जो है वो पास होंगे।
अब बात करी गई है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट की। तो यहां पर बोला है कि आर्टिकल 368 में ये भी बोला गया है, ठीक है, कि यदि इस तरह की अमेंडमेंट होती है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट होती है, तो ये सब भी जो है हमारे आर्टिकल 368 के दायरे में आता है। यहां पर बोला कि यदि आपको अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की तो चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा लोग तो चाहिए, प्लस 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए, प्लस रेटिफिकेशन भी लेनी पड़ेगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उनसे भी जो आपको पास करवाना पड़ेगा उस बिल को, ठीक है, जो भी आप जो है वो पेश करें। तो यहां पर बोला कि दीज प्रोविजन, ठीक है, बोले दोस्त जितने भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रिलेटेड करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के। आप जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, हमने इससे पहले यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा, ठीक है, कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल स्ट्रक्चर उस गवर्नमेंट का होता है जहां पर पावर यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों को ही पावर दी गई होती है। तो बोला कि ऐसा कोई मामला है जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है यदि आप अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट भी चाहिए, प्लस विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए, ठीक है, कि वहां उन स्टेट लेजिस्लेचर की भी जो है वो कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से मामले हैं यहां पर बोला कि यदि आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में यदि आपको अमेंडमेंट करना है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 में यदि आपको अमेंडमेंट करना है, या एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल 73 में अमेंडमेंट करना है, एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर्टिकल 162 में यदि आपको अमेंडमेंट करना है, यदि आपको यूनियन जुडिशरी आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है वो अमेंडमेंट करना है, किसी भी प्रोविजन में आपको अमेंडमेंट करना, या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट के बारे में जो है वो अमेंडमेंट करना है, या हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज के मामले में जो यदि आपको इन सभी आर्टिकल में आर्टिकल 241 में जो प्रोविजन दिया गया उसमें यदि आपको अमेंडमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर में यदि आपको अमेंडमेंट करना है, या पावर ऑफ पार्लियामेंट है जहां पर इसको आर्टिकल 368 में पावर दी गई ना आपको पार्लियामेंट को कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, तो उसके प्रोसीजर में कोई अमेंडमेंट करना, तो वहां पर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर की जो है वो रेटिफिकेशन की जरूरत होगी, ठीक है। और कोई भी जो मैटर जो कि 7th शेड्यूल में दिया गया है, जहां देखिए 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन सभी के मामले में यदि आपको कहीं भी अमेंडमेंट करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर की जो स्टेट की रेटिफिकेशन की बहुत जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। तो ये सब जो है वो 3 टाइप की आपकी अमेंडमेंट होती है, 3 टाइप से जो है अमेंडमेंट की जा सकती है। अब बात करते हैं 368 में प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट करने का, कि किस तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 में। यहां पर बोला द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन किया गया है, कहां पर, आर्टिकल 368 में। यहां बोला सबसे पहले क्या होगा, यदि आपको अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे एक बिल, चाहे वो लोकसभा में होगा चाहे वो राज्यसभा में, या बोले स्टेट लेजिस्लेचर की यहां पर बात नहीं करेगी, या तो वो लोकसभा में पेश होगा या तो राज्यसभा में होगा, कोई भी जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा एक बिल, ठीक है। और जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो मिनिस्टर के द्वारा भी किया जा सकता है या अदर किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब अदर जो भी मेंबर ऑफ एमपी होंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे उनके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो पार्लियामेंट में, तो इसके लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सिर्फ आप इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी 2/3 में प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ, या 50% जो टोटल मेंबरशिप से ज्यादा जो है लोग होने चाहिए, मोर देन 50% होने चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप, प्लस हाउस ऑफ मेजोरिटी में 2/3 मेंबर के द्वारा, हाउस ऑफ का प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा जो ये पास होना चाहिए, ठीक है। और ये बोला कि ये जो एक हाउस में जिसने प्रेजेंट किया है, ठीक है, वहां पर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, तो उसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा, वहां भी ऐसे ही पास होगा। और यदि ऐसा होता है, इन केस कभी डिसएग्रीमेंट आ जाए कि ये जो दोनों ही सदन जो अपनी असहमति को व्यक्त कर रहे हैं और जो है वो ये बिल पास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन बताया नहीं गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जो है वो ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हो इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, यदि आपको इस तरह का जो है वो अमेंडमेंट करना हो तो आप उसके लिए जो है वो दोनों सदन कोई ज्वाइंट सेशन बिठा सकते हैं, तो ऐसा प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया।
अब बात करें तो बोला कुछ एक, वैसे तो हमने देख लिया कि वैसे तो यदि आपको लोकसभा या राज्यसभा में किसी ने भी जो इंट्रोड्यूस किया है तो उसके लिए उस सदन में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ, प्रेसिडेंट वोटिंग के साथ, जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। उसके साथ दूसरे सदन को भी भेजा जाएगा, वो भी पास होगा। लेकिन यदि फेडरल कोई प्रोविजन है, ठीक है, यदि आप उस प्रोविजन में अमेंडमेंट करना चाहते हो जो कि फेडरल प्रोविजन है, तो वहां पर रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, किसकी? बाय द स्टेट लेजिस्लेचर की। तो उनकी भी असेंट की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी जो है वो क्या ली जाएगी, उनके द्वारा भी, वहां की स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी जो है वो आपकी पास किया जाएगा, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ हाउस और प्रेसिडेंट वोटिंग के द्वारा वहां पे पास किया जाएगा। और आफ्टर ये दोनों ही जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट दोनों पास कर देते हैं, और जहां पर जरूरत है रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर की, और वो भी जो है वो पास कर देते हैं, तो फाइनल में प्रेजेंट होता है ये बिल किसके साथ? सामने प्रेसिडेंट के पास, असेंट लेने के लिए, कि प्रेसिडेंट की फाइनल असेंट चाहिए इसको लॉ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं तो उसके बाद क्या बन जाता है कि लॉ बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, ठीक है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हमने पेश किया था ना, उसके बाद ये क्या बन जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, और इसको ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर द प्रोविजन विद द टर्म ऑफ द एक्ट, ठीक है। इसके अलावा यदि यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी असेंट नहीं देना चाहे तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यदि वो नहीं देना चाहते तो वो रोक भी नहीं सकते हैं, अपनी सहमति को रोक नहीं सकता, ना ही वो पुनर्विचार अगेन रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो दोबारा से भेज सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको जो है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बात करें स्कोप ऑफ अमेंडेबिलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बात बोला है कि जो हमारा केस है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का ही केस है, जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया था, जहां पर यह बोला गया था कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 में ये पावर है अमेंडमेंट करने की, लेकिन ये भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको विदाउट इफेक्ट किए हुए जो है आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात देखी तो बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो बोला कि फॉलोइंग जो अदर जस्टिस हैं, अदर न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया, अपना अपना विचार दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो जस्टिस सिकरी, जो चीफ जस्टिस सिकरी हैं, उन्होंने इंडिकेट किया है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने ये बताया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकुलर करैक्टर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और इसके अलावा उन्होंने बोला मेंटेनेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड फेडरल करैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करैक्टर है कि यहाँ पर यूनियन और स्टेट को अलग अलग पावर दी गई, ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जस्टिस हैं, जस्टिस शेतल एंड ग्रेबर, ठीक है, उन्होंने बोला कि कुछ एक 3 और ज्यादा जो है वो उन्होंने ऐड किए गए, उन्होंने बोला ये चीजें भी क्या आएंगी, बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी। क्या है? द मैंडेट टू बिल्ड अ फेडरल स्टेट, ठीक है, कि आप कि एक स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, ये भी क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि आप जो है वो अपनी कंट्री में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखते हो, ठीक है, तो वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। या आपका सोवरेनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है, कि हमारा देश क्या है, सोवरेन कंट्री, ठीक है, इस पर किसी बाहर की अथॉरिटी का या किसी अदर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। हम क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में रहते हैं, वहां पर हम लोग खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहां पर बोला जो सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। इसके अलावा जो जस्टिस हेगड़े एंड जस्टिस मुखर्जी जी हैं, उन्होंने भी इस लिस्ट में कुछ एक फॉलोइंग बताया था कि ये चीजें भी क्या आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी। उन्होंने बोला कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, यूनिटी ऑफ कंट्री जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ पॉलिटी जो है वो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, असेंशियल फीचर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा उन्होंने बात करी कि मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, कि आप जो एक वेलफेयर स्टेट बनाते हो, राज्य के कल्याणकारी, राज्य का जो कल्याणकार के राज्य के लिए जो है निर्माण करते हो, तो वो भी क्या आता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। इसके अलावा जो जस्टिस जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है,
ठीक है। उसमें जो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट देखी थी तो अपने हमारा सेकंड सेशन था प्रियम्बल का, उसमें हमने एक एक वर्ड को यहाँ पर डिस्कस किया था कि सोवरेन क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। तो हमने प्रियम्बल में भी कुछ एक चीजें, कुछ एक ऐसे प्रोविजन, कुछ एक कैसे की वर्ड देखे, तो उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया गया। क्या? एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, की हमारी कंट्री क्या है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और अदर प्रोविजन ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, की जस्टिस होना चाहिए, कैसा? सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, या लिबर्टी होनी चाहिए। हमें यदि लिबर्टी दी गई है, हमें थॉट की, बिलीफ की, एक्सप्रेशन की, फेथ की, वर्शिप की, और इक्वालिटी दी गई है, किसकी? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। तो ये सब जो है वो आपके आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अलग अलग बातें कही थी। तो इस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन, क्लैरिफाई किया गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। वेरियस जजमेंट के द्वारा अलग अलग जस्टिस ने जो अपनी अपनी धारणाएं दी है और ये बोला है कि ये सब चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। लेकिन यहाँ पर हमने सिंपली उसको अमर्ज किया है बेसिक स्ट्रक्चर फीचर को, कि आखिरकार बेसिक स्ट्रक्चर फीचर है क्या। तो बोला कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बोला कि हम क्या कहते हैं, सुपरमेसी को बनाए रखना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम यदि सुप्रीम बोलते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि हम देखो कि हमने कल भी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। उसमें हमने देखा था कि कोई भी ऐसा लॉ बनाया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो यदि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ की या प्रोविजन की वायलेशन कर रहा है, तो हम उसको इनवैलिडेट करार कर देते या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन करार कर देते। तो हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखना चाहते हैं। तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। या वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। यदि हम अपना स्टेट को अपना वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, मतलब सभी लोगों को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो मिले, ठीक है, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। या आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, हम समानता के सिद्धांत को यहां पर एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। या सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये भी क्या है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। जुडिशियल रिव्यू, अब देखो कि यदि हमें लोअर कोर्ट में बोला गया है कि हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा, वो देखेगा कि टाइम टू टाइम ये कुछ, यदि कोई केस जो सॉल्व किया गया है, डिसाइड करा गया है, तो वो कहीं उसको जो है वो एक्स्ट्रा जो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर तो नहीं डिसाइड किया गया, या उनके द्वारा कोई एरर तो नहीं रह गया, जुरिस्डिक्शन एरर तो नहीं रह गया। तो ये सब क्या होते हैं, जुडिशियल रिव्यू होते हैं। तो वहां पर हाई कोर्ट क्या करती, मतलब हायर कोर्ट, हायर जुडिशरी क्या करती है, लोअर कोर्ट पर कंट्रोल करती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। तो ये भी क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि हम अपने इंडिया में, हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। या हम ये भी जानते हैं कि हमारे इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब यहाँ सर्वधर्म संपन्न वाले लोग रहते हैं कि हर एक पर्सन का अपना धर्म है, अपनी भगवान की पूजा करने का जो सभी को राइट है। मतलब हमारे इंडिया का में क्या है, हमारा इंडिया के सेकुलर स्टेट। तो बोले तो जो हमारा सेकुलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। या तो फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो ये सब जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर किया गया कि हर एक लेजिस्लेचर को पावर दिया गया है टू मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ, एंड जुडिशरी को टू इंटरप्रेट द लॉ। तो इन सभी को पावर दी गई है डिफरेंट डिफरेंट, तो आप जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करो, ठीक है। और जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, और लिमिटेड पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को की पावर किसको, लिमिटेड दी गई है पार्लियामेंट को, कि आप अपनी पावर का एक्सेस में यूज नहीं करोगे, ठीक है। आपको कुछ एक बेसिक पावर दी गई है कि आप उन्हीं का जो है वो यूज करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो इफेक्ट नहीं करोगे। और फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर चला है, हमारी गवर्नमेंट का यूनियन आर्म स्टेट को जो है वो पावर दी गई है, इक्वल पावर दी गई, ये हमारा बताता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। रूल ऑफ लॉ, नो वन कैन अबव द लॉ, ठीक है, कि कोई भी पर्सन जो है वो आपका लॉ से बाहर नहीं है। तो ये भी क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस,
ठीक है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, हार्मनी करना, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि हमें क्या करना है, हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में हार्मनी एंड बैलेंस बनाए रखना, तो ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। रीजनेबलनेस, ठीक है, तर्क संगता भी क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आता है। अब बात करें, ये तो था हमारे इंडिया का प्रोसीजर। अब साउथ अफ्रीका की हम बात कर लें तो लाइक एन ऑल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तरह साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यदि अमेंडमेंट करना होगा तो उसके लिए जो है वो अलग से एक प्रोविजन बनाया गया है, अगर अलग से एक प्रोसीजर बनाया गया। यहां पर बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर इट्स ओन अमेंडमेंट पार्लियामेंट एंड प्रेस्क्राइब्ड स्पेशल प्रोसीजर टू इफेक्ट देम। यहां पर बोला कि अभी तक इनके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 बार क्या हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। और 1966 में जो है वो आपका 1996 में जो है वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स में आया था, ठीक है। और क्या कुछ प्रोसीजर दिए गए, तो यहां पर बोला है कि प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफरेंट है फ्रॉम द प्रोसीजर टू पास द अमेंड द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है, कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का यहाँ पर कुछ अलग से जो है वो प्रोसीजर दिया गया है। बोले यहाँ क्या है, जब यहाँ की कंट्री में क्या होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बनाया जाता है ना, कोई भी अलग से लॉ बनाया जाता है, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है, उसका प्रोसीजर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ना, वो बिल्कुल टफ बताया गया, ठीक है। क्यों बताया गया, क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का क्या है, सुप्रीम लॉ है ऑफ ए रिपब्लिक, क्योंकि संविधान जो है वो गणतंत्र का सर्वोच्च कानून है इनकी कंट्री में, साउथ अफ्रीका के कंट्री में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को जो है वो बहुत टफ बनाया, ठीक है। और सेक्शन 74 क्लॉज 2 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पर अलाउ किया गया है पार्लियामेंट को कि आप अमेंड कर सकते हो किसी भी प्रोविजन को, एनी बिल ऑफ राइट को, ठीक है, लेकिन आप सिंपल मेजोरिटी से जो है इसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए यदि आपको अमेंड करना है तो क्या होना चाहिए, यदि बिल को अमेंड करना है, ठीक है, अ बिल अमेंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ बिल ऑफ राइट, तो मस्ट भी पास होना चाहिए नेशनल असेंबली के द्वारा, ठीक है। सपोर्ट एंड वोट एटलीस्ट 2/3 मेंबर का सपोर्ट एंड वोट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और 9 प्रोविंस है तो बोला है एटलीस्ट 6 की जो है वो सपोर्ट एंड वोट होना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि एटलीस्ट 2/3 मेंबर की जो है वो वोटिंग होनी चाहिए, सपोर्ट एंड वोट होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ 9 प्रोविंस वहां पर है तो 6 का जो है वो सपोर्ट और वोट होना चाहिए। तो यह बोला, दिस मीन्स कि सिंपली हम मतलब समझे तो 266 मेंबर की सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, जब भी अमेंडमेंट का मामला आएगा। साथ ही साथ वहां पर 9 प्रोविंस है तो एटलीस्ट 6 प्रोविंस के द्वारा जो है वो क्या होना चाहिए, वहां सपोर्ट होना चाहिए उस अमेंडमेंट को, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट करना चाहते, ठीक है। और इसके अलावा बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए की बात करें तो बोले द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज आउटलाइन द आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 5 में जो है इसका प्रोसीजर बताया गया कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होगा तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहां पर बोला कि आर्टिकल 5 में ये बोला गया है कि अभी तक, ठीक है, वैसे तो ये बोला कि दोनों ही, यदि आपको अमेंडमेंट करनी है तो कांग्रेस के द्वारा या नेशनल कन्वेंशन के द्वारा जो है वो किसी भी जो सदन है, ठीक है, कोई भी सदन है वो पेश कर सकता है, ठीक है, कि अमेंडमेंट का प्रस्ताव जो है वो पेश कर सकता है। लेकिन 2020 तक की हम बात कर लें तो अभी तक ऑल अमेंडमेंट जितनी भी हो चुकी हैं कांग्रेस के द्वारा ही जो है वो इसका प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। जितने भी संशोधन हुए हैं वो कांग्रेस के माध्यम से ही जो है वो किए गए हैं। जिसका प्रपोजल किसने दिया है, ओनली कांग्रेस ने दिया है। तो बोले यहाँ पर जो प्रपोजल दिया जाएगा उसमें लगभग जो है वो 2/3 मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की, हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो ये रेजोल्यूशन पास होगा उसका ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो है वो मतलब ज्वाइंट रेजोल्यूशन के माध्यम से जो है वो ये प्रस्ताव पास होगा, ठीक है। और यहाँ पर जरूरत नहीं होती, फाइनल असेंट की भी जरूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की, ओनली जो है वो यदि दोनों सदन उसको पास कर देते हैं, वहां की कांग्रेस मतलब उनकी पार्लियामेंट जो है वो पास कर देती है, तो वहां पर जो है वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो पास किया गया है, ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है इसको फेडरल रजिस्ट्रार के द्वारा जो है वो पास किया जाता है, ऑफिस ऑफ फेडरल रजिस्ट्रार, ठीक है।
और उसके अलावा जो ऑल कॉपीज हैं, ठीक है, वो सबमिट की जाती हैं, जितने भी वहां स्टेट हैं उनको भेजी जाती हैं। तो और साथ ही साथ ये कांग्रेस डिसाइड करती है कि यदि कोई प्रपोजल लाया गया है तो वहां पर स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। लेकिन अभी तक की हम बात कर लें तो एक्सेप्ट 21 अमेंडमेंट के अलावा जितनी भी अमेंडमेंट हुई है तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन की तो जरूरत पड़ी है। और अभी तक जो है वो उन्होंने जितने भी संशोधन वहां पर किए हैं तो विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा अनुमोदित किया गया, ठीक है। और इसी तरह से हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया है हमारे इंडिया का, यूएसए का और साउथ अफ्रीका का, ठीक है। और आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।